operates. It is not just about incarceration, it is also about scuttling the judicial process, scuttling the basic provisions guaranteed in the constitution and the law of the land. It has come to such an extent that even students, fortunately or unfortunately, I am a teacher right now. A teacher is never a teacher alone. Teacher is always a teacher learner. टीचर के साथ हाइफिनेटेड लर्नर हम यूज करते हैं क्योंकि अकेले में तो कोई टीचर होता नहीं. बट अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन का इलेक्शन हुआ था और वो इलेक्शन खत्म हो गया और उसका रिजल्ट भी आ गया. तो हम तो वो दहशत देख रहा कि वेयर देयर इज अ राइट विंग कंसोलिडेशन ऑफ अ वेरी डेंजरस काइंड. पीपल हैव लॉस्ट लाइवलीहुड. ये सब करने के बाद भी there is an electoral victory for the right wing in Delhi University Teachers Association. So we learn to fight back even in the extremely trying circumstances. But in our pamphlet where we talked about speaking truth to power, we mentioned that there is a carceral state, a state that imprisons people wantonly, but at the same time in a very plotted manner. So we mentioned many student activists, and we have right now with us Asif Tanha with us. So Asif is a student activist who has faced the brunt of this police state. We'll talk to you in the first go, and please listen to him. Please understand what exactly is happening. I told a little while earlier that this will be a bearing testimony, bearing witness kind of a press conference. So I hope you will pay attention to what Asif has to say about how things are and what the state of affairs is. दीपक भाई जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया, मैं उसके लिए आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूं. और एक ऐसी आवाज़ जिसको दबाने की बार बार कोशिश की जा रही है और उसकी पूरी कोशिश हो रही है, लेकिन फिर भी मुझे खुशी होती है इस बात को देख के कि आज भी कुछ लोग हैं जो इंसाफ की आवाज़ को उठा सकते हैं. और मैं अपनी बात शुरू करूं कि उससे पहले मुझे शाहिद आज़मी का एक कोटेशन है कि नाइंसाफी से रूबरू कराकर पक करना सिखा दिया. दर्द और जिल्लत क्या होती है ये सिखाकर उसने मुझे रहमदिल बना दिया. आप तमाम लोगों को शाहिद आज़मी याद होंगे, जिनको अरेस्ट किया गया, फिर वो जेल से जो है उन्होंने लॉक किया. लॉक करने के बाद जब आए तो हम जैसे लोग जो अभी जेल में गए उनके लिए वो आवाज़ बने, उनके लिए वो कानूनी लड़ाई लड़ने वाले बने. ये आज पिछले 10 सालों से नहीं हो रहा है. ये लड़ाई असल में चलता आ रहा है और इस लड़ाई को अगर सबसे ज्यादा किसी ने फेस किया है तो वो मुस्लिम कम्युनिटी के नाम पे आज भी हिंदुस्तान की जेलों में सबसे ज्यादा तादाद मुसलमानों की है. एनसीआरबी की डेटा देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि इंडिया में 14% मुसलमान हैं, तो आप देखेंगे कि मुसलमानों की तादाद जेल में 18% है. मैं भी उसी कड़ी का एक शिकार बना, लेकिन आप तमाम लोगों की मेहनत और कोशिश की वजह से आज मैं आपके सामने हूं और आपसे अपनी बात रख रहा हूं. मैं 13 महीने जेल में रहा और उस जेल में रहा जो एशिया का सबसे बड़ा जेल है, जिसको कहा जाता है तिहाड़. मैं उसके सिस्टम पे भी बात करूंगा कि क्या है तिहाड़ का सिस्टम, किस तरह से जो नॉर्मल लोग होते हैं उनको क्रिमिनल बनाया जाता है. वो बेसिकली फैक्ट्री है लोगों को क्रिमिनल बनाने की. मैं उस पे आपके सामने
तफसील से बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आप देखें कि किस तरह से एक स्टूडेंट्स को, एक एक्टिविस्ट को वो अरेस्ट करते हैं, इस तरह से उसको टारगेट करते हैं कि जब अरेस्ट करने के लिए आते हैं 16 मई 2020 में, जब मुझे अरेस्ट करने के लिए आए तो पूरे इलाके को उन्होंने सील कर दिया। जिस एरिया में मैं रहता हूं अबुल फजल में, ऑलरेडी कोविड की वजह से वो एरिया ऑलरेडी सील था, लोग वहां पे नहीं थे, लेकिन फिर भी आम जनता से ये कहा जा रहा था कि आप कोविड में अपने घरों पे रहें, लेकिन उसी कोविड में जब लॉकडाउन है, परिंदा पर नहीं मार सकता है, लेकिन दिल्ली पुलिस के 100 से ज्यादा नौजवान वहां पे खड़े थे एक ऐसे बंदे को अरेस्ट करने के लिए जो ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर चुका है, जो ऑलरेडी उनसे टच में है। टच से मतलब ये कि वो बार बार कॉल करके मेरे बारे में जानना चाह रहे थे, तो आप उनका नंबर है, आप उनको थाने में बुला के भी अरेस्ट कर सकते थे, लेकिन उस पूरे एरिया में जो है डर और खौफ पैदा करने के लिए पूरे एरिया में सील किया गया। 1 घंटे से ज्यादा जो है पुलिस वहां जो है वो मार्च करती रही पूरे एरिया में, और उसके बाद जाके उन्होंने मुझे अरेस्ट किया। तो आप देखें किस तरह से जो है इन्होंने अरेस्टिंग के लिए इतना माहौल बनाया। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे कोई एक्यूज है सफूरा जरगर, उसको जब अरेस्ट करने के लिए आए तो सेम कंडीशन था। मैं एक अलग मोहल्ले में रहता हूँ, सफूरा थोड़ा सा अलग मोहल्ले में रहती है, तो उसको जब अरेस्ट करने के लिए आए तो सेम सिचुएशन था, इसी तरह का उन्होंने माहौल बनाया। जब मुझे अरेस्ट करके लेके जाते हैं और तकरीबन शाम के 8 बज रहे थे, जब मुझे अरेस्ट करके लेकर जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने 2 बार मेरी गाड़ी चेंज की। मतलब इस तरह से कि मैं कितना बड़ा टेररिस्ट हूँ, मेरे पास जो है बहुत सारी चीजें उनको मिली है, और उन्होंने जो है 2 बार मेरी गाड़ी चेंज की। एक बार अरेस्ट करके जब जामिया नगर मेट्रो स्टेशन तक आए वहां पे गाड़ी चेंज की, और एक बार जब उन्होंने जसोला जुलैना पार किया उसके बाद उन्होंने एक गाड़ी चेंज की। तो मतलब आप देखें, और फिर रात में जब थाने में लेकर गए, मैं दिन भर रोजे की हालत में था और मैंने रोजा तोड़ा ही था अपना कि वो मुझे अरेस्ट किए, और उसके बाद थाने में लेके गए, कुछ भी उन्होंने खाने पीने नहीं दिया, थोड़ा सा मेरे साथ जो है उन्होंने मुझे फिजिकल टॉर्चर किया, मुझे जो है मारे। फोन में जो है वो फोटो दिखा रहे थे कि ये देखिए, ये किसका फोटो है, ये किसका फोटो है, ये किसका फोटो है, एक एक करके 4 से 6 फोटो दिखाए होंगे। उसके बाद मेरा खुद का फोटो आया, तो इसने पूछा ये क्या है, तुम क्या बोल रहे हो, उंगली उठा के। वही फोटो है जो पोस्टर में अभी दीपक भाई ने लगवाए हैं हमारे, वही फोटो दिखा के दिल्ली पुलिस मुझसे ये कह रही थी कि ये तुम क्या बोल रहे हो, ये तुम क्या कर रहे हो। तो हमने कहा नॉर्मली, क्योंकि हमारा मैं एक मतलब मोमेंट से जुड़ा हुआ था, सीए एनआरसी के मोमेंट से, तो मैंने कहा कि मैं एनआरसी के अगेंस्ट में जो है वो लोगों को बता रहा हूँ कि एनआरसी से क्या नुकसान होने वाला है, एनआरसी से इस देश के लोकतंत्र को क्या खतरा है, एनआरसी और सीए के थ्रू जो है मुसलमानों को किस तरह से एक कम्युनिटी को जो है वो टारगेट किया जा रहा। ये सारी बातें मैंने उनके सामने भी रखी, जो मैं पब्लिक डोमेन में रख रहा था, मैं जगह जगह जाके बोल रहा था, वो बात मैंने दिल्ली पुलिस के सामने रखी, जो उनको समझ में नहीं आया, और देन फिर उन्होंने जो है फिजिकल वायलेंस जो है मेरे साथ शुरू किया, और मुझे उन्होंने मारे, मेरे बाल नोचे। उस वक्त मेरे बाल काफी लंबे लंबे थे, तो उन्होंने बाल नोचे। जब मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वॉशरूम गया, तो मैंने जब पानी लेके वॉशरूम में अपने सर पे ऐसे हाथ डाला, तो मेरे पूरे हाथ में सिर्फ केवल बाल ही थे। तो उन्होंने इस तरह से बाल नोचे। उसके बाद नेक्स्ट डे मुझे उन्होंने स्पेशल सेल की टीम ने मुझे उठाए, मेरे घर से लेके गए। अगले दिन मॉर्निंग में उन्होंने मुझे क्राइम ब्रांच के हवाले कर दिया, यानी दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच की टीम है उन्होंने आके मुझे लेकर गए स्पेशल सेल से, और फिर उन्होंने मुझे जामिया में जो 15 दिसंबर को जो प्रोटेस्ट हुआ था 2019 में,
उसमें जो FIR हुए थे उस FIR में FIR 296 में मुझे जो है अरेस्ट किया गया और अरेस्ट कर मुझे जुडिशल कस्टडी में 14 डेज के लिए जेल भेज दिया गया। मैं जब जेल पहुंचता हूं उस बीच में आपको बताया कि मुझे 2 बजे उन्होंने कोर्ट में प्रोड्यूस किया। सुबह जो है क्राइम ब्रांच ने अपने हाथ में लिए थे और शाम में 6 बजे मुझे ले जाकर जो है वो जेल में उन्होंने पहुंचाया। लेकिन पूरा दिन और पूरी नाइट उन्होंने मुझे पानी तक नहीं दिया, उन्होंने मुझे खाना भी नहीं दिया। तो अब उस दरमियान में जब मुझे पहली बार जेल लेकर जाते हैं तो उस वक्त मुझे फीवर होता है, क्योंकि जब आदमी सुबह से कुछ नहीं खाया होता है तो उसकी बॉडी बीपी खुद ही डाउन हो जाता है। तो मुझे फीवर था। तो जेल ने जो है वो क्राइम ब्रांच की टीम से कहा कि मैं इनको जुडिशल कस्टडी में नहीं ले सकता हूं क्योंकि इनको फीवर है। अब देखें वो मुझे कुछ खाने के लिए नहीं दे रहे, दवा नहीं दे रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि आप जाओ बार बार चेहरा अपना फेस धुल के आओ। तो मैं बार बार मुझे भेज रहे थे, मैं चेहरा धुल रहा था ताकि टेम्परेचर कम हो तो जेल वाले जो है वो ले लें, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वो जेल में मुझे जो है वो इंटर नहीं करेंगे। अब क्राइम ब्रांच बार बार मुझे ये मेरे चेहरे पे पानी मार रही है ताकि मेरा टेम्परेचर जो है वो डाउन हो। फिर जब थोड़ा मेरा बुखार कम हुआ तो जेल ने जब दोबारा से जेल में टेम्परेचर चेक किया गया, कम हुआ, तब जेल ने जो है मुझे लिया। फिर जब मैं जेल के अंदर गया, तकरीबन रात के 8 बज रहे थे, जब मैं जेल के अंदर गया तो उन्होंने मुझे एक प्लेट दिए और प्लास्टिक के एक गिलास, एक टूथपेस्ट और एक ब्रश उन्होंने दिया और वो दे दिए, गेट पे ही दे दिए और मुझसे पूछे कि किस केस में आए हो। तो मैंने कहा कि जामिया में जो पूरा प्रोटेस्ट चल रहा था मैं उसी केस में मेरी अरेस्टिंग हुई है। ओहो, दंगे के केस में हो। वहाँ के जो जेल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे उन्होंने कहा अच्छा दंगे के केस में हो, और उन्होंने मुझे जो है एक पेड़ से मेरे चेस्ट को जो है वो चिपकाया और एक बंदे को मेरा हाथ जो है वो पकड़ा, मेरा चेस्ट जो है वो पेड़ से था और उन्होंने मेरे पीठ पे या मेरे पैरों पे बहुत ज्यादा उन्होंने लाठियों से मारे। एंड जब वो मार लिए, जब मेरे अंदर कुछ भी नहीं बचा तब उन्होंने मुझे ले जाके एक सेल में बंद कर दिए। और अब रमजान में सब लोग रोजा रख रहे थे, जो भी मुस्लिम्स थे जेल के अंदर वो तमाम लोग रोजा रख रहे थे। तो उन सबको रात में खाने के लिए दिया जाता था, लेकिन जब मैं उनसे बोलता था कि मुझे भी रोजा रखना है, मुझे भी खाना दो, तो वो कहते थे कि अभी आपके लिए अप्रूव नहीं हुआ है, आपको जो है जेल सुप्रिटेंडेंट से बात करनी पड़ेगी। 2 दिन के बाद जब जेल सुप्रिटेंडेंट राउंड पे आते हैं और मैं उनसे बात किया तो वो कहते हैं कि आपको आज़ादी चाहिए थी, आपको आज़ादी मिल गई है, हम आपकी कोई भी आपके साथ कुछ भी कॉपरेट नहीं कर सकते हैं, हमें ऊपर से ऑर्डर है, हम जो आपको मिल रहा है जैसे मिल रहा है आप ऐसे रहो, हमारी जेल में आप सिर्फ 20 दिन रहोगे, आप क्वारंटाइन है, फिर आप दूसरे जेल में चले जाओगे तो फिर आपको वहाँ जो चाहे वो दें, लेकिन मेरे ऊपर अभी ऑर्डर है कि हम जिस तरह से है वो मैं उसी तरह से रख सकता हूँ, मैं कोई कुछ कॉपरेट नहीं कर सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे रोजा रखने के लिए रात में खाना भी नहीं दिया। अब ये था कि मैं बिना रोजे के पे जो है 3 दिन तक रहा। 3 दिन के बाद दिल्ली पुलिस ने FIR 59 में क्राइम ब्रांच स्पेशल सेल ने मुझे दोबारा से फॉर्मल अरेस्टिंग करके वो मुझे PC रिमांड पे 7 डेज के PC रिमांड पे जेल से स्पेशल सेल ले आए। और स्पेशल सेल जब मुझे लेकर आते हैं पुलिस रिमांड में तो उस दरमियान होता ये है कि दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल की टीम है वो फिजिकली तो नहीं लेकिन मेंटली बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं। उन्होंने ये प्रेशर डाला कि आप इनके खिलाफ विटनेस बन जाओ, आप इनके खिलाफ विटनेस बन जाओ, आप जो है इनके बारे में कुछ बोलो तो हम आपको छोड़ देंगे, आपकी बेल 6 महीने में हो जाएगी, आपकी बेल जो है वो साल भर में हो जाएगी, और अगर आप नहीं बोलोगे तो आप 6 साल तक जेल में रहोगे। अपने घर के बारे में सोचो, अपनी फैमिली के बारे में सोचो। लेकिन फैमिली और घर के बारे में भी हम सोचते हैं, लेकिन हम लोग जो है वो तमाम लोगों के बारे में सोचते हैं जिन पे जुल्म और ज्यादती हो रहा है, उन तमाम लोगों की आवाज बनना चाहते हैं जो जिनको जो है सताया जा रहा है, जिनके अधिकार को छीना जा रहा है। तो हमने ये कसम खा रखी थी कि अगर मैं जेल चला जाऊं
6 साल भी रहना पड़े, 12 साल भी रहना पड़े, बट मैं किसी के खिलाफ जो है वो विटनेस नहीं बनूंगा। तो मैंने ये सोच रखा था। अब मैं जब दिल्ली पुलिस 7 दिन तक मुझे इंट्रोगेट करती है, अलग अलग तरीके से टॉर्चर करती है, वाइट पेपर में जबरदस्ती सिग्नेचर लेती है, और उसके बाद जो है मुझे ಸರ್ಕಾರವು ಆದಿವಾಸಿ ಪೂರ್ವ ಬೆದ್ದು ದಗಾಪುರಮಂತ ಆದಿವಾಸಿ ಪೂರ್ವ ಬೆದ್ದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಾಕಿ ಸಂಜೆ ಮಾಸಿ ವಿಗತ ಕಾಟು ವಿಗತ पूरा ज्यादा ज्यादा की उपदी सकते भारतीय सरकारी राज्य संघ मासमध्ये ನನ್ನ ಈ ಸಂಘದ ಸಮಾಜ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಗಣಮಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಮಗನ ಮಹಿಳೆಯರು ಈಗ ಮಗನ ಪುರುಷರು ಈಗ ಮಗನ ಜಲಜನರು ಈಗ ಮಗನ ಕಲೆ ಸಂಪರ್ಕರು ಸರ್ಕಾರ ಅರ್ಧಕ ಕಸೂರ ರಕಂತ ಈಗ ಸಕ್ಷಮ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಸಾರಿ ನಾಳೆ ಸೋಡನೆ और बैठक भी नहीं करा बाकी मंत्रा लगा कले संपर्क करता अगर अदानी वासी पूरा कंपनी खोला नाम की अदानी ना संग लड़े मासोड़े मैंने दिया अरे की दिया ना की बटे 1 साल मांगा करते मैंने दिया बिना मैंने दिया राष्ट्र का वास्ता नहीं मुझे बटे जनता साहब ने कले मासी की नदी लगता है सब के देश विदेश पूरा हर संगठन को बड़े माफी आपकी बाहर निकला अभी सब नाम में विश्वास मुक्ति की रेस्क्यू है तो फिर संगठन को मिले माफी अपना लड़ाई भी नहीं आगे किए मतलब आशा होंगे आपकी निगाह ननारे ने लड़ाई माफी ने दिया लगती काम करके ना सबका साथ जवानों पैदा करना था देशों जवानों जिया करना था इन नंदराज पहाड़ी का मायके देशों जवानों जीवन कुर्बानी जिया करो है तुम्हारी आलासी का जल संग बसा के मायके इन नंदा हमेशा हमेशा लड़ मासो मिलते हैं प्रेम की बातें जनता है ये सरकार को पुलिस प्रशासन के लोगों ने 5 किलोमीटर दूर के बाटुनादी हर समस्या की समाधान ये महिला को इसके ने ये महिला इसे आदिवासी लोगों के हर पक्ष करने दे आर्दान लोग का प्रगदान लोग का दसों महिला को समाधान की समाधान आदि की विरोध कर दे दे साथियों, हमें आज जिस परिस्थिति ने मजबूर किया है कि हर जुल्म अत्याचार के बाद भी अपनी बात को अपनी लोगों तक पहुंचाएं, यही सबसे जरूरी कदम आज के दिनों में है। जब हम झारखंड से हैं और जब छत्तीसगढ़ की सोनीश्वरी हेडमे जी बोल रही थी तो
मतलब कहीं फर्क नहीं लगा कि सेम सिचुएशन झारखंड में। अब है कि ये सिचुएशन है क्यों, ये प्रॉब्लम है क्यों, क्या ये प्रॉब्लम अपने आप आई या किसने लाया? इसका एक कारण है। एक कारण इसलिए है कि ये जो पूरी इलाका है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इसमें जल जंगल जमीन तो है ही और बहुत सारे खनिज संपदा है, कोयला, लोहा, तांबा, अवरक, बॉक्साइट है। अगर झारखंड की ही बात करें तो झारखंड के चारों तरफ आयरन माइंस है, बॉक्साइट माइंस है, कोयला माइंस है। और ये सारी चीजों को लेने के लिए ये सारी चीजें चल रही है। जो जल जंगल जमीन की संघर्ष है और जो यूएपीए है और समय समय पर जो कोटा, टाड़ा, इस तरह के जो कानून आते रहे हैं और लोग इसकी सामना करते हुए तब भी अपना जल जंगल जमीन, अपना सांस्कृतिक पहचान बचाने के लिए संघर्ष किया और जेलें गई। वक्ताओं ने बताया वो सारी टॉर्चरें होती है जेल में, पुलिस कस्टडी में, और ये हद तक पार कर रही है कि जिस समय हमारा देश आजाद हुआ, आजादी के बाद जो देश में नेहरू का विकास मॉडल चला, नेहरू जी का जो उन्होंने जो नारे दिए कि हमने जो कल कारखाने लगा रहे हैं, जो डैम बना रहे हैं, वो देश में विकास का मंदिर होगा। और उस मंदिर में करोड़ों आदिवासी उस विकास के मंदिर में घर से बेघर हो गए। कहाँ गए? उसका आइडेंटिटी क्राइसिस, पहचान मिट गया। तो वहां से चीजें सफर करके चलती हैं कि सारे कुछ जब जब हमारे देश में नए नए विकास की बात किए जाते हैं कि ये प्रोजेक्ट लगेगी, ये कारखाना लगेगी तो हमारा विकास होगा, नहीं हुआ। हमारे झारखंड में हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन बनी, बोकारो में टाटा का कारखाना, स्टील कारखाना बने, चांडील में और कारखाना बने टाटा में। और वहाँ के लोग जो जमीन के मालिक थे, जो जिनका जीविका का संसाधन जल जंगल जमीन था, वो सारा छीन लिए गए और नौकरी मुआवजे नाम मात्र के लोगों को मिले। और तब फिर आगे जब हम आते हैं 15 नवंबर 2000 को हमारी झारखंड अलग मिला। झारखंड अलग मिला तो उम्मीदें थी कि जो पहले अन्याय हुए हमारे साथ, जो आदिवासियों के साथ, जो दलितों के साथ, जो झारखंडियों के साथ जितने भी तरह की अन्याय हुए, अब झारखंड मिल गए, अब ये अन्याय रुक जाएंगे। लेकिन नहीं, ठीक उल्टे ही हुई। जैसे ही झारखंड अलग मिला 15 नवंबर 2000 को और भाजपा के नेतृत्व में सरकार की